गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ यूरोपियन महाद्वीप के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। यह जो एपिसोड है इसके अंतर्गत हम यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी एक एपिसोड पहले से ही हम लोग यूरोप महाद्वीप पर डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका यह सेकेंड एपिसोड है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें। इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। और प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, साथ में मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन है और कॉन्सेप्ट सीरीज ज्योग्राफी का। इन सब पे हम कार्य कर रहे हैं और सभी की जो सीरीज है यह क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने आ रही है। तो आप सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि यूरोप के कुछ पॉलिटिकल परिदृश्य को, कि यहाँ पर कौन कौन से और देश हैं जिसके विषय में हमको जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे फिनलैंड है। हम लोग कल कुछ देशों की चर्चा किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले आइसलैंड की चर्चा किया था, डेनमार्क का है, नॉर्वे का है, तो इसका डिस्कशन हमने कर लिया है। शेष का डिस्कशन अभी करना बाकी है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं फिनलैंड का। किसका डिस्कशन करते हैं? फिनलैंड का। अगर हम फिनलैंड के विषय में डिस्कशन करें तो इसका अक्षांशीय जो विस्तार है यह 59 डिग्री से लेकर के कहाँ तक है? 70 डिग्री तक यह स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में है। साथ में अगर इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार अगर इधर से हम बात करेंगे तो इधर 19 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 35 मिनट ईस्ट तक स्थित है। यह पूरा ईस्ट में ही है, क्योंकि 0 डिग्री की रेखा ए है, तो यह 0 डिग्री के ईस्ट में है। साथ में इसकी अगर हम एरिया की बात करें तो इसका एरिया 3,38,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो जनसंख्या है 5.2 मिलियन अर्थात 52 लाख है। इसकी जो राजधानी है यह है हेलसिंकी है। क्या है? हेलसिंकी। तो हेलसिंकी इसकी राजधानी है, जो यहाँ नीचे वाले पार्ट में देखने को मिलती है। तो ये है फिनलैंड की राजधानी, जिसका नाम है हेलसिंकी। साथ में अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा है फिनिश एवं स्वीडिश। इसकी अवस्थिति अगर हम देखें तो इसके आप देखेंगे एक तरफ जो है यह फिनलैंड क्या है? बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। ये तो स्पष्ट है, क्योंकि यहाँ पर बाल्टिक सी है, तो बाल्टिक सी के तट पर स्थित है। साथ में इसे 1917 में स्वतंत्रता मिली थी। इसे वन एवं झीलों का प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर झीलें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। अगर सर्वाधिक झीलों की हम बात करें संख्या में तो फिनलैंड में ही पाई जाती हैं, और इसी आधार पर इसे हम वन एवं झीलों का प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर झीलों के साथ साथ वन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ में आप देख सकते हैं इस देश का उत्तरी जो भाग है यह आर्कटिक वृत्त के अंदर पड़ता है, अर्थात इसका जो उत्तरी भाग है ये देखिए यहाँ से गुजरती है आर्कटिक वृत्त, तो आर्कटिक वृत्त के अंदर है, अर्थात यह उत्तर में है। तो फिनलैंड का बहुत सा भाग आर्कटिक वृत्त के अंदर है, अर्थात 66.5 डिग्री नॉर्थ के भी उत्तर में विद्यमान है। साथ में अगर हम बात करें कि यहाँ पर लेफ्टलैंड के एक भाग के रूप में पड़ता है। साथ में इसको हम क्या कहते हैं? जो उत्तरी भाग है अर्थात कारण आर्कटिक वृत्त के अंदर पड़ता है और लेपलैंड के एक भाग के रूप में विद्यमान है। इसका जो दक्षिणी भाग है यह तटीय मैदानी क्षेत्र है, जहां उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और अनेक झील पाई जाती हैं। तो यह जो क्षेत्र है यह तटीय क्षेत्र है और यहाँ पर अनेक झीलों का भी आप देख सकते हैं विस्तार है। साथ में यहाँ पर जलोढ़क मिट्टी का भी विकास हो गया, क्योंकि अगर तट पे है तो तट पे जो मैदान बनते हैं यह ज़्यादातर जलोढ़क मिट्टी से निर्मित होते हैं। साथ में अगर हम डिस्कस करें कि जो इसकी राजधानी है हेलसिंकी, तो हेलसिंकी जो है यह फिनलैंड की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है, ऐसा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर बात करें कि यह उत्तर का श्वेत शहर के नाम से जाना जाता है। उत्तर का श्वेत शहर हम किसे कहते हैं? क्योंकि यह बर्फ़ से ढका हुआ रहेगा, तो जब बर्फ़ से ढका हुआ रहेगा तो इसको हम लोग श्वेत शहर के नाम से जानते हैं। अगर आप एक बात ध्यान रखें कि हम लोग कल का जो डिस्कशन किए थे वहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ पर आपको मिलता है आइसलैंड। यहाँ पर आप आगे वाले एपिसोड में देख लीजिए, यहाँ पर जो आइसलैंड है, इसी आइसलैंड की राजधानी जो है यहाँ पर आप देखते हैं रेकजाविक है। तो इसी आधार पर यहाँ पर लिखा है कि रेकजाविक के बाद क्या? रेकजाविक के बाद यह सबसे उत्तर में अवस्थित राजधानी। वैसे तो सबसे उत्तर में अवस्थित राजधानी कौन सी है? आइसलैंड की है रेकजाविक,
लेकिन उसके पश्चात कौन सी सबसे उत्तर में स्थित है, तो उसका नाम है हेलसिंकी, जो फिनलैंड की राजधानी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे स्वीडन की, तो स्वीडन की जो स्टॉकहोम है, ये देखिए आप इस रेखा के भी नीचे है। उसी प्रकार आप अगर यहाँ की बात करें, ये जो नॉर्वे है, नॉर्वे की जो राजधानी ओस्लो है, ओस्लो यहाँ पर। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो राजधानियां हैं सबसे उत्तर में, तो वैसे आपकी रेक्जाविक है, और उसके पश्चात अगर देखें तो हेलसिंकी है। यहाँ का जो प्रमुख लकड़ी और समूर निर्यात करने वाला यह महत्वपूर्ण पत्तन है। साथ में खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, वस्त्र और धातु पदार्थों के लिए यह महत्वपूर्ण केंद्र है, ऐसा हमको ध्यान में रखना है। अगर हम आगे बात करें तो स्वीडन है। अब स्वीडन जो है, यह भी आप कह सकते हैं नॉर्डिक कंट्री है, अर्थात स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप का पार्ट है। तो स्कैंडिनेविया, नॉर्डिक, ये सब इसी के दायरे में आते हैं। तो स्वीडन जो है, इसका विस्तार अगर आप देखें तो 55 डिग्री 20 मिनट से लेकर के, अर्थात यह 55 डिग्री 20 मिनट है, और इसका उत्तरी विस्तार जो है यह 69 डिग्री 5 मिनट तक स्थिर है। साथ में अगर इसके हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो 11 डिग्री ईस्ट से प्रारंभ होता है और 24 डिग्री 10 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। और इसका जो क्षेत्रफल है ये 4,49,793 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 4.5 लाख है। जनसंख्या यहाँ की लगभग 8.8 मिलियन है। राजधानी इसकी स्टॉकहोम है। भाषा स्वीडिश है। अगर यहाँ पर आप एक तथ्य ध्यान में रखें कि अब देखिए स्टॉकहोम जो है, ये देखिए यहाँ है, हेलसिंकी के दक्षिण में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्टॉकहोम जो है यह बाल्टिक सागर के तट पर स्थित यह स्वीडन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है, तथा देश का मुख्य प्रशासनिक, वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र है। सागर पर सौंदर्य के खिताब से प्रसिद्ध है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सागर पर सौंदर्य का खिताब किसे प्राप्त है, तो इसी स्टॉकहोम को प्राप्त है। आपसे पूछा जा सकता है कभी काल, इस प्रकार के शब्द पूछ लिए जाते हैं कि सागर पर सौंदर्य का खिताब किसे प्रदान किया गया है, तो आप कहेंगे स्टॉकहोम को। किसे कहेंगे? स्टॉकहोम को, जो स्वीडन की राजधानी है। और अगर इसके विषय में हम और चर्चा करें तो यह स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के पूर्व में, स्कैंडिनेविया जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें आपको देखने को मिलता था आइसलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड, जो 5 देश हैं। तो यह स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के पूर्व में, नॉर्वे और फिनलैंड के मध्य में स्थित है। स्वीडन नॉर्डिक देशों में सबसे बड़ा है। नॉर्डिक जो देश हैं, नॉर्डिक देशों में यह सबसे बड़ा देश है। साथ में अगर हम पूरे यूरोप की बात करें तो यूरोप में यह चौथा सबसे बड़ा देश है। ऐसा भी हमको याद रखना है, यूरोप का यह चौथा सबसे बड़ा देश है। वैसे यूरोप का जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। अगर हम आगे डिस्कस करें तो स्वीडन जो है यह कोणीय वन, क्या यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जल विद्युत का पर्याप्त यहाँ पर विकास है। लौह अयस्क, यूरेनियम तथा अन्य खनिजों की प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ यह राष्ट्र है, लेकिन यहाँ तेल और कोयले के भंडार की कमी है। यह देश उद्योग की दृष्टि से अति विकसित है। वर्तमान में देश के औद्योगिक उत्पादन का लगभग 40% निर्यात कर दिया जाता है। तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ का जो भी औद्योगिक उत्पाद है इसका लगभग 40% भाग निर्यात कर दिया जाता है। मशीनी औजारों और निर्माण में, क्या? मशीनी औजारों और निर्माण में स्वीडन का इस्पात विशेष रूप से विश्वविख्यात है। साथ में यहाँ पर स्वीडन लकड़ी की लुगदी, कागज और इमारती लकड़ी के सबसे बड़े उत्पादकों में गिना जाता है, क्योंकि जो भी पोलर रीजन में पाए जाने वाले राष्ट्र हैं वहाँ पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। और शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं इनकी लकड़ियाँ काफ़ी कोमल होती हैं, इसलिए इस लकड़ी का प्रयोग हम पेपर मिल में भी करते हैं और बहुत सी जैसे दिया सलाई उद्योग में करते हैं। कुछ इसका प्रयोग हम इमारती लकड़ी के रूप में भी करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यह जो स्वीडन है यह काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ से भी जो लकड़ी की लुगदी है इसकी प्राप्ति की जाती है। अगर हम आगे डिस्कस करें तो इसका एक नगर है जिसका नाम है किरुना। क्या नाम है? किरुना। अगर हम किरुना के विषय में बात करें तो किरुना देखिए यहाँ पर स्थित है, और किस नदी के तट पर स्थित है? तो टारने नदी के, यहाँ पर ये जो नदी है ये नदी है टारने। तो टारने नदी के तट पर स्थित शहर बसा है जिसका नाम है किरुना है। और लौह खनिज निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध, लौह खनिज निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? किरुना। तो कहाँ पर है? स्वीडन में है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो टारने नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार आप गैली वैर की विषय में अगर आप डिस्कस करें तो गैली वैर भी आपको देखने को मिलता है। और गैली वैर जो है यह क्या है? मैग्नेटाइट लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध एक नगर है।
तो इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे तथ्य हैं जो हमको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि गोटेनबर्ग अर्थात गुटेनबर्ग, जो गुटेनबर्ग नहीं है, गोटेनबर्ग है, वैसे गुटेनबर्ग आप देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंध रखता है, लेकिन आप इसे कन्फ्यूजन में पढ़ सकते हैं। लेकिन यह जो गुटेनबर्ग शहर है ये कहाँ पर है, तो स्वीडन में है। इसके विषय में आपको ध्यान रखना है कि जो गुटेनबर्ग, ये देखिए यहाँ पर है, ये है ये गुटेनबर्ग स्वीडन का महत्वपूर्ण जहाज निर्माण केंद्र एवं पत्तन है। स्वीडन का इंजीनियरी उत्पाद गुटेनबर्ग नहर द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। इसी प्रकार आपको मिलता है एक्लिस्टूला। क्या? एक्लिस्टूला। एक्लिस जो टूला है यह कटलरी और सजावट की वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, अतः इसे स्वीडन का सेफील्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे स्वीडन का सेफील्ड कहा जाता है। तो ऐसा हमको ध्यान रखना है। किसको? एक्लिस्टूला को। किसको? एक्लिस्टूला को। चलिए यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो अगला जो नगर है, नगर नहीं बल्कि राष्ट्र है, उस राष्ट्र का नाम है स्पेन। स्पेन यहाँ पर देखने को मिलता है, ये है स्पेन और यह स्पेन की टेरिटरी है। और यहाँ पर आपको इसके जस्ट सटा हुआ मिलता है जिसका नाम पुर्तगाल है। तो स्पेन का जो विस्तार है यह 36 डिग्री नॉर्थ से प्रारंभ होता है और 43 डिग्री 47 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है आप देखिए, यह अगर 0 डिग्री की रेखा है, इधर का पार्ट वेस्ट हो जाएगा और इधर का पार्ट ईस्ट हो जाएगा। अर्थात इसका जो विस्तार है 9 डिग्री 20 मिनट पश्चिम से प्रारंभ होता है और 4 डिग्री 20 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। इसका जो टोटल एरिया है यह है 5,04,750 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 40 मिलियन है। इसकी जो राजधानी है ये है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड है। यहाँ की जो भाषा है यह स्पेनिश है, कैटलान है, वास्क है, गैलिसियन है। साथ में 1492 ईस्वी में, क्या 1492 ईस्वी में कोलंबस द्वारा, किसके द्वारा? कोलंबस द्वारा स्पेन के लिए अमेरिका की खोज के साथ स्पेन का महान, चूँकि जो अगर हम बात करें जो नाविक थे जो पुनर्जागरण काल में खोज कर रहे थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा पुर्तगाल और स्पेन के लोग शामिल होते थे। इसी स्पेन का एक नागरिक था जिसका नाम था कोलंबस, और यही जब खोज करने भारत का निकला था तो वह भारत ना पहुंच करके कहाँ पहुंच गया था? अमेरिका पहुंच गया था। इसलिए वहाँ के लोगों को इसने क्या कहा था? रेड इंडियन का नाम दिया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोलंबस द्वारा स्पेन के लिए अमेरिका की खोज के साथ स्पेन का एक महान उपनिवेश साम्राज्य बन गया। साथ में अगर आप बात करें परंपरागत रूप से, स्पेन एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? यह एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के मुख्य उत्पाद जो हैं यह अनाज है, सब्जियां हैं और फल हैं। उद्योगों में रसायन उद्योग है, मशीनरी औजार है तथा जहाज निर्माण सम्मिलित हैं इनके उद्योग धंधों में। इसी प्रकार अगर आप डिस्कस करें, इसकी जो राजधानी नगर है जिसका नाम है मैड्रिड। मैड्रिड जो है देश की राजधानी है, मुख्य व्यापार केंद्र और स्पेन के मध्य स्थित शहर है। इसी प्रकार बिलबाओ की अगर बात करें तो बिलबाओ जो है यह बिस्के की खाड़ी में स्थित है। अब बिस्के की खाड़ी यह वाला पार्ट है, ये है बिस्के की खाड़ी और यहीं पर आपको मिलता है जिसका नाम है बिलबाओ। क्या नाम है? ये देखिए, ये है बिलबाओ। तो बिलबाओ जो नगर है विस्के की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो यह लिखा है कि विस्के की खाड़ी पर उत्तरी स्पेन में अवस्थित शहर है और हेमाटाइट लौह अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, क्योंकि लोहे की कई प्रकार की क्वालिटी होती है जिसमें मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट है। उसी में यह जो सबसे उत्तम क्वालिटी का लोहा होता है उसी में आता है आपका हेमेटाइट। इसी प्रकार अगर आप कार्डिज की बात करें तो कार्डिज भी एक नगर है स्पेन का। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कर्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध यह शहर है जिसका नाम क्या है? कार्डिज है। इसी प्रकार अगर आप आगे बात करें तो आगे जो हमको राष्ट्र मिलता है इसका नाम है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल आप देखेंगे अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और स्पेन से यह घिरा हुआ है। इसका जो विस्तार है 37 डिग्री नॉर्थ से प्रारंभ होता है और कितना नॉर्थ तक जाता है? तो 42 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है यह। और अब देखेंगे यह अगर 0 डिग्री की रेखा है तो 0 डिग्री की यह किधर है? पश्चिम में है। अर्थात इधर का जो विस्तार है यह 6 डिग्री 20 मिनट है और इधर का जो विस्तार है यह 9 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में है। साथ में इसका जो एरिया है 92,135 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो जनसंख्या है यह 9.9 मिलियन है, अर्थात 10 मिलियन के आसपास है। इसकी जो राजधानी है यह लिस्बन है। ये क्या है? ये लिस्बन इसकी राजधानी है। लिस्बन, लिस्बन जो है यह पुर्तगाल की राजधानी है। साथ में अगर हम बात करें इसकी अवस्थिति के विषय में, इसकी अवस्थिति भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पूर्व है।
और हमको इसके विषय में जानना है। यह जो पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, यह एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र जैसी संरचना नजर आती है। कैसी संरचना नजर आती है? प्रायद्वीप जैसी संरचना आती है। और इस प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो इसका नाम है इबेरियन प्रायद्वीप। क्या नाम है? इबेरियन प्रायद्वीप, अर्थात इसका नाम है इबेरियन प्रायद्वीप। ये पूरा जो सेक्शन है यह इबेरियन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसीलिए लिखा गया है कि इबेरियन प्रायद्वीप के पश्चिम में अवस्थित चतुर्भुजाकार देश है। एक कैसा देश है? एक चतुर्भुज जैसा। देखो आपने, एक चतुर्भुज जैसा देश है। स्पेनिश मेसोटा के पश्चिम भाग में विस्तृत तटीय मैदान युक्त यह देश है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रायद्वीप पर, उस प्रायद्वीप का क्या नाम है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेन किस प्रायद्वीप पर है या पुर्तगाल किस प्रायद्वीप पर है, तो उसका नाम है इबेरियन प्रायद्वीप। साथ में पूछा जा सकता है कि पुर्तगाल की संरचना किस प्रकार की है, तो यह एक चतुर्भुजाकार की संरचना देखने को मिलती है। इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन है। अगला यहाँ पर जो, अगर हम लिस्बन के बारे में बात करें कि लिस्बन जो इसकी राजधानी है, यह टागूस नदी पर स्थित है। अर्थात जो नदी है, यह नदी, इस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है टागूस नदी। क्या नाम है? टागूस नदी। तो टागूस नदी के तट पर स्थित लिस्बन नगर है जो पुर्तगाल की राजधानी है। साथ में यह ऊन और ड्यूरो घाटी, क्या यह ऊन एवं डूरो घाटी से प्राप्त शराब के निर्यात के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार अगर हम पोर्टो की बात करें, किसकी बात करें? पोर्टो की। पोर्टो यहाँ पर है, ये देखिए, ये है पोर्टो। यह पोर्टो जो है, यह डूरो नदी, क्योंकि ये जो नदी है, इस नदी का क्या नाम? इसका नाम है डूरो। तो डूरो यहाँ पर है और टागूस यहाँ पर है। तो ये टागूस है, ये डूरो है। आपको ध्यान रखना है, आपको एटलस में बहुत प्रॉपर ढंग से देखना है। आपको बहुत बेहतर ढंग से यह नज़र आ जाएगा, क्योंकि बगैर एटलस के आप मानचित्र पढ़ रहे हैं तो फिर आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जब भी एटलस को पढ़ें तो आप, अर्थात जब विश्व मानचित्र को आप देखें तो एटलस के साथ ही देखें। ऐसा नहीं केवल मानचित्र ही देखने के लिए आपको एटलस की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप कोई भी सेक्शन पढ़ें ज्योग्राफी का, हर सेक्शन में आपको मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। और मानचित्र का प्रयोग करने के लिए आपको बार बार एटलस को देखते रहना है, तो जाकर के एटलस पे एक अच्छी पकड़ आप स्थापित कर पाएंगे और फिर एग्जाम में आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ पर अगर हम पोर्टो की बात करें, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो डूरो नदी के उत्तर एवं तटीय क्षेत्र में स्थित यह शहर जो है, पोर्ट, क्या पोर्ट शराब के लिए प्रसिद्ध। अर्थात ये जो पोर्ट शहर है, मतलब पोर्ट शहर है, यह किस लिए जाना जाता है? तो शराब का पोर्ट है। अर्थात यहाँ से शराब का प्रोडक्शन या निर्यात बहुत ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि ये जो भूमध्य सागरीय राष्ट्र हैं, जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है, तो भूमध्य सागर में ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है या अंगूर का फसल, या हम कहें फल की, रसदार फल की खेती होती है। और जब रसदार फल होते हैं तो यहाँ से अंगूर की और विशेष तौर पर अन्य फलों से हम लोग क्या करते हैं? शराब का फार्मेशन करते हैं। इसलिए यहाँ पर शराब का प्रोडक्शन आम बात होती है। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण पत्तन भी है। कौन सा? पोर्टो। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो उसका नाम है डूरो। लिस्बन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टागूर। इस बार आपको यूरोपियन महाद्वीप के संबंध में जितने भी राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्रों पर विशेष ध्यान देना है। कारण है कि यह राष्ट्र, मतलब यह जो कॉन्टिनेंट है, लगातार कॉन्फ्लिक्ट के चपेट में है। इसलिए यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की प्रॉपर संभावना बनी रहती है। चाहे राजधानी पूछ लिया जाए, चाहे राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है पूछ लिया जाए, चाहे यह राजधानी किस राष्ट्र की है, कई भी प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, या यहाँ का भौतिक परिदृश्य पूछा जा सकता है। इसलिए यूरोप महाद्वीप को बहुत बेहतर ढंग से समझना है। यहाँ पर अगर आगे हम बात करें, आगे एक जो राष्ट्र मिलता है उसका नाम है अंडोरा। ये जो अंडोरा राष्ट्र है, यह दो राष्ट्रों के मध्य में है। एक तरफ इसके फ्रांस मिलता है और एक तरफ कौन मिलता है? स्पेन मिलता है। और दोनों के मध्य में जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र का नाम है अंडोरा। अंडोरा का क्षेत्रफल बहुत लिमिटेड है। कितना है? 464 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो जनसंख्या है, ये कितनी है? तो 66,824 वर्ग किलोमीटर है। साथ में इसकी जो राजधानी है, यह राजधानी आपको मिलती है अंडोरे ला विले। क्या मिलती है? अंडोरे ला विले। आपको ध्यान रखना है, इसकी राजधानी है अंडोरे ला विले। और यहाँ की जो भाषा है, ये है कैटालन और स्पेनिश और फ्रेंच। इसकी जो स्थिति की अगर हम बात करें तो 1278 में स्थापित अंडोरा राज्य फ्रांस और स्पेन के बीच बार्सिलोना और टूलो से बराबर दूरी पर स्थित है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये बार्सिलोना है और यहाँ पर टूलोज है। तो टूलोज और बार्सिलोना से बराबर दूरी पर स्थित है यह आपका राष्ट्र, जिसका नाम है अंडोरा।
और इसके विषय में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह पूर्वी पेनरीज की घाटी में स्थित है, क्योंकि आपको देखने को मिलता है यहाँ पर मिलती है एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है पेनरीज, और इसी पेनरीज पर्वत श्रेणी में घाटी भी मिलती है, पेनरीज की घाटी। तो पेनरीज की जो घाटी है उसका एक कौन सा पार्ट होगा, यह पूर्वी पार्ट होगा, ईस्ट पार्ट होगा। इसलिए कह रहा है कि पूर्वी पेनरीज की घाटी में स्थित है यह अंडोरा शहर। अंडोरा शहर नहीं बल्कि अंडोरा राष्ट्र। अंडोरा जो राष्ट्र है यह कृषि प्रधान राष्ट्र है। मुख्य उपज यहाँ की जो है यह खाद्यान्न, आलू और तंबाकू है। लोहा, सीसा, श्वेत खनिज, नामक पत्थर और इमारती लकड़ी प्रमुख व्यापारिक उत्पाद हैं। किंतु आय का प्रमुख साधन पर्यटन है। क्या? किंतु आय का प्रमुख साधन पर्यटन है। यह एक निःशुल्क बंदरगाह है। कैसा यह बंदरगाह है? यह एक निःशुल्क बंदरगाह है, अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं देना पड़ता है यदि आप यहाँ से कुछ भी सामान का आदान प्रदान करते हैं तो। इसी प्रकार अगर हम अगले राष्ट्र की बात करें तो अगला राष्ट्र है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस का अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है यह 42 डिग्री 20 मिनट से प्रारंभ होता है और 51 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। इसका जो देशांतरी विस्तार है यह आप देखेंगे यह पश्चिम से प्रारंभ होता है और पूर्व तक फैला है। कहाँ तक फैला है? पूर्व तक फैला है। और जो इसका पश्चिमी विस्तार है यह 5 डिग्री 55 मिनट वेस्ट से, और इधर का जो विस्तार है यह 8 डिग्री 10 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। तो आपको इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो कह सकते हैं जो ग्रीनविच लाइन है अर्थात 0 डिग्री लाइन है या प्राइम मेरिडियन लाइन है वह किन किन राष्ट्रों से होकर के गुजरती है, तो आपको यहाँ पर नाम याद रखने हैं। तो इस आधार पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और जो जो राष्ट्र मतलब जिन जिन राष्ट्रों से यह रेखा होकर के गुजरती है उन राष्ट्रों का विस्तार पश्चिमी और पूर्वी दोनों गोलार्धों में पाया जाएगा। यहाँ का जो टोटल एरिया है यह 5,43,965 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो जनसंख्या है 59.5 मिलियन है। राजधानी पेरिस है और भाषा यहाँ की फ्रेंच है। जो पेरिस इसकी राजधानी है, अगर इसके विषय में हम डिस्कस करें तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो पेरिस इसकी राजधानी है यह किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह नदी आपको देखने को मिलती है, इसका नाम है सीन। क्या है? सीन। तो सीन नदी के किनारे स्थित है। यह फ्रांस की राजधानी है एवं प्रसाधन सामग्री के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देश के इंजीनियरिंग उद्योग एवं द्वितीयक खनिज का प्रमुख केंद्र है। ऐसा यहाँ पर तथ्यात्मक जानकारी हमको प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर इसके हम लोकेशन के विषय में बात करें तो फ्रांस जो है पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। यह भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा अगर देश हम बात करें तो उसमें कौन सा है? यह फ्रांस आता है। इसी प्रकार अगर हम देखें यह जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे देशों के बीच में स्थित है, क्योंकि एक तरफ आपको जर्मनी मिलता है, एक तरफ स्पेन मिलता है और एक तरफ इटली मिलता है। इसीलिए कह रहा है कि जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे बड़े राष्ट्रों के मध्य में यह स्थित है। कृषि उत्पादन के संबंध में फ्रांस आत्मनिर्भर है और बड़ी मात्रा में, ये देखिए कृषि में क्या है? आत्मनिर्भर है और बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादों का निर्यात भी करता है। निर्मित जो वस्तुएं हैं इसमें महत्वपूर्ण कौन है? रसायन है, सिल्क है, सूती वस्त्र है, मोटर गाड़ियां हैं, विमान है, पोत है, अति सूक्ष्म नाप तोल की मशीनें हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इत्र और शराब। तो इन सब के लिए फ्रांस जाना जाता है। यहाँ का एक जो नगर है जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए वो है लीले। क्या नाम है? लीले। तो लीले जो है यह बेल्जियम की राजधानी मतलब बेल्जियम के तट पर स्थित है। तो फ्रांस का जो लीले है यह बेल्जियम के साथ सटा हुआ है, इसलिए लिखा है बेल्जियम की सीमा पर अवस्थित है। सूती, ऊनी, लिनेन और कृत्रिम वस्त्रों के उत्पादन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है यह लीले शहर। अगला यहाँ पर जो शहर है इसका नाम है डनकिर्क। क्या नाम है? डनकिर्क। अगर हम डनकिर्क के विषय में बात करें तो यह फ्रांस का मुख्य लौह इस्पात उत्पादन केंद्र है। इसी प्रकार आप लोरेन के विषय में भी देख सकते हैं कि जो लोरेन है यह भी फ्रांस का महत्वपूर्ण लौह इस्पात केंद्र है। साथ में अगर आप देखें यहाँ पर नैन्टस। क्या नाम है? नैन्टस। नैन्टस एकदम किनारे पे मिलता है, यहाँ पर ये है नैन्टस। तो नैन्टस जो है फ्रांस के पश्चिमी तट पर स्थित शहर है। फ्रांस का मुख्य कागज उत्पादन केंद्र है। इसी प्रकार आपको लिमोजेस के विषय में ध्यान रखना है। लिमोजेस थोड़ा अंदर की तरफ मिलता है, यहाँ पर लिमोजेस है। और नैन्टस तो एकदम तट पर है। नैन्टस कहाँ पर है? तट पर है, लेकिन लिमोजेस कहाँ है? तट से थोड़ा अंदर। यहाँ पर ये देखिए ये है
नैंटस, और लिमोजेस कहाँ अंदर है। तो फ्रांस या फ्रांस में मिट्टी बर्तन मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र है, क्या नाम है जिसका, लिमोजेस। इसी प्रकार अगर आप बात करें सेंट एटिन, क्या सेंट एटिन, यह मुख्यतः साइकिल और गहनों का उत्पादन होता है। तो जो शहर है सेंट एटिन, यहाँ पर साइकिल और गहनों का उत्पादन होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कलरमांट फेरंड, क्या कलरमांट फेरंड, तो कलरमांट फेरंड जो है इस वाले पार्ट पर यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसका किसका व्यापार होता है, यह सेंट्रल मैसिफ के केंद्र में अवस्थित है तथा मिशेलिन टायर का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मिशेलिन टाइप के टायर कहाँ पर बनाए जाते हैं, यही कलरमांट जो फेरंड आपका फ्रांस का पार्ट है यहाँ पर पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें बोर्डियोक्स, क्या नाम है, बोर्डियोक्स, यह बोर्डियोक्स जो है यह भी आपको ध्यान रखना है, ये देखिए ये भी तट किनारे ही स्थित, यह गरोन नदी, क्योंकि ये जो नदी है इस नदी का नाम है गरोन नदी, क्या नाम है, गरोन नदी। तो गरोन नदी के तट पर स्थित है। पश्चिमी फ्रांस की एक प्रसिद्ध शराब बोर्डियोक्स का नाम इसी के नाम पर दिया जाता है, अर्थात एक जो सबसे महत्वपूर्ण शराब है मतलब अपने आप में एक ब्रांड है, अर्थात किस ब्रांड की शराब है, बोर्डियोक्स। बोर्डियोक्स इसी शहर के नाम पर उस शराब का ब्रांड का नाम भी रख दिया गया, बोर्डियोक्स नाम की शराब। तो ध्यान रखना है बोर्डियोक्स अपने आप में प्रसिद्ध है, किस लिए, तो शराब के प्रोडक्शन के लिए, और किस नदी के तट पर स्थित है, तो गरोन नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अगले नगर की, अगला नगर है लियंस, क्या नाम है, लियंस। अब लियंस भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये जो लियंस है ये देखिए यहाँ पर, यह दक्षिणी फ्रांस में, क्या दक्षिणी फ्रांस में सोन और रोन के संगम पर अवस्थित है। क्योंकि आप अगर इसके लोकेशन की बात करेंगे, एक तरफ से जो नदी आती है ये नदी है सेन, और एक तरफ से जो नदी आती है दूसरी, ये नाम है रोन। तो रोन और सियोन नदी के तट पर ही स्थित है, अर्थात दोनों के संगम पर स्थित है। इसका नाम क्या है, उसका नाम है लियोन्स, क्या नाम है, लियोन्स या लियंस। इसी प्रकार अगर हम बात करें मार्सेलीज, क्या मार्सेलीज के विषय में, तो मार्सेलीज भी हमको याद रखना है। अब मार्सेलीज देखिए, ये देखिए तट पर स्थित है, कहाँ पर, ये है तट पर। मार्सेलीज तट पर स्थित एक नगर है। तो मार्सेलीज जो है रॉटरडम पत्तन के बाद, क्या रॉटरडम पत्तन के बाद भूमध्य सागर पर, कहाँ पर, भूमध्य सागर तट पर स्थित यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पत्तन है। दक्षिणी फ्रांस का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। तेल शोधन, जहाज निर्माण और चमड़ा प्रसंस्करण का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यह छोटी छोटी जानकारी जो हमको है यह ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इस आधार पर अगर देखें तो हम बहुत से तथ्यों को बहुत सहजतापूर्वक कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें अगले नगर की, अगला नगर है राउएन, क्या नाम है, राउएन। राउएन जो है यह ध्यान रखिएगा, लिखा है नारमैंडी की भूतपूर्व राजधानी, जो सीन नदी के शीर्ष पर अवस्थित है। शीर्ष का तात्पर्य जहाँ से यह नदी निकलती है, अर्थात सीन नदी का जहाँ से उद्गम होता है, यहाँ पर स्थान आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है राउएन, क्या नाम है, राउएन है। साथ में अगर हम बात करें सीन नदी द्वारा, क्या, क्यों, यह सीन नदी द्वारा पार करने वाले छोटे जहाज़ों के लिए महत्वपूर्ण शहर है। इसी प्रकार आप देखेंगे ला हावरे, क्या नाम देखेंगे, ला हावरे। अब ला हावरे जो है यह सीन नदी के मुहाने पर, मुहाने मतलब जहाँ पर ए मिलता है, ए वाला पार, ये है ली हावरे। तो ली हावरे सीन नदी के मुहाने पर अवस्थित है, अटलांटिक तट पर अवस्थित। यह एक महत्वपूर्ण मत्स्यन पत्तन है, अर्थात यहाँ पर मत्स्यन का केंद्र है, अर्थात मत्स्यन का व्यापार किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें टाउलोस की, किसकी बात करें, टाउलोस की, तो टाउलोस जो है यह देखिए यही वाला नाम यही है टाउलोस। तो टाउलोस जो है यह वायुयान एकत्रण केंद्र है, अर्थात यहाँ पर वायुयान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती बल्कि असेंबलिंग होती है। क्या होती है, असेंबली होती है। अलग अलग राष्ट्रों से या अलग अलग स्थानों से जहाज़ के पार्ट मंगाए जाते हैं और इसको यहाँ पर असेंबल किया जाता है, इसलिए टाउलोस को याद रखना है, यह महत्वपूर्ण वायुयान असेंबली केंद्र है। तो वायुयान उद्योग भी यहाँ पर स्थापित है। तो वायुयान उद्योग है लेकिन साथ में यहाँ पर बहुत बड़ा असेंबली केंद्र है, इसीलिए टाउलोस जाना जाता है। और इसी के साथ आज का यह एपिसोड हम समाप्त करते हैं और कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तो अब फिर मिला जाए कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।